हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका इग्नू वाला में। आप सभी को पता है तो BHDE 143 कोर्स कोड है आपका। क्या है ये कोर्स कोड, कैसी कैसी इसके अंदर चीज़ें, इनको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें आप देखेंगे। पूरा का पूरा ये आपका कोर्स कोड है। प्रेमचंद अपने आप में ही हिंदी साहित्यकार, लेखक, जाने माने महाकवि के तौर पर जाने जाते हैं। इनके बारे में आपने स्कूल टाइम में भी चीज़ें पढ़ी होंगी। ईदगाह चैप्टर आपको याद होगा, हीरा मोती दो बैलों की कहानी आपको याद होगी। तो काफ़ी सारी स्टोरीज आपने स्कूल टाइम में भी इनके बारे में पढ़ी होगी। ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले जब तक आपको ग्रेजुएट नहीं करवा देंगे। ठीक है, क्या है खासियत क्लास की? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फॉर फ्री क्लास, यू कैन सेंड योर क्वेरीज। यहाँ पर नंबर आपको दिया गया है। अगर कोई भी क्लास आपको चाहिए, लेकिन कंडीशन है पहले आपको प्लेलिस्ट सेक्शन पूरा खंगालना पड़ेगा, छानना पड़ेगा। वहां पर नहीं मिल रही तो आप यहाँ पर आएँ और आप टाइटल मैच करेंगे। क्या है? BHDE 143 कोर्स कोड। समय को ज़्यादा ना लेते हुए पहला ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, प्रेमचंद का जीवन परिचय। क्योंकि भाई जिसके ऊपर पूरा का पूरा कोर्स कोड बना है तो उनके बारे में बच्चा नहीं जानता तो उसका पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो आइए जानते हैं प्रेमचंद जी के बारे में। आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे कौन थे, क्या क्या चीज़ें थी। बेसिक सी बात करूं, इनका जन्म कब हुआ, जीवन कब हुआ, पहले आसान भाषा में समझाता हूँ। वाराणसी के लम्ही नामक गांव में इनका 1880 में जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका धनपत राय था। ठीक है, उर्दू में नवाब नाम से भी ये जाने जाते थे। पीछे तो लिखा हुआ है, वो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, PDF मिलेगी। लेकिन पहले समझो मैं क्या कह रहा हूँ। पूरा नाम, पूरी चीज, 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के यूपी के वाराणसी जिले में हुआ। लम्ही गांव, मैंने आपको पहले ही बता दिया गांव कौन सा था, लम्ही। इतनी डिटेल में ये जरूरी नहीं है पेपर में तुम्हें सभी लिखना पड़े। अगर तुम्हें यूपी और वाराणसी भी याद रहता है तो तुम वो भी लिख दो, गाँव जाने की जरूरत नहीं है। चलिए नाम की बात करें, ये लाइन भी मैंने आपको पहले बता दी। बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव, जिन्हें प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। आपका भी कुछ घर में नाम होगा, सोनू, मोनू, गोलू, बोलू, रिंकी, चिंकी, तो अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, एजुकेशन की बात करूं, कितने पढ़े लिखे थे? प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही की। ठीक है, मदरसे में, और फिर वाराणसी में क्वींस कॉलेज था कोई, वहां से उन्होंने अपनी हायर डिग्री की, जैसे तुम इग्नू से कर रहे हो अभी। उसके बाद करें प्रोफेशनल की, लाइफ की, तो टीचर के रूप में काम किया, उपन्यासकार के रूप में काम किया, कहानीकार के रूप में, नाटककार के रूप में, राइटर के रूप में। तो अपने आप में ही काफ़ी सारी जॉब्स इन्होंने की। जैसे आजकल हमारे यूथ को एक ही जॉब पसंद नहीं आती तो मल्टीपल करता रहता है, ऐसे इन्होंने भी काफ़ी की। अब थोड़ा जानते हैं इनके बारे में, साहित्यिक जीवन कैसा रहा इनका। ठीक है, इन्होंने क्या क्या रचनाएं की अपने जीवन काल के दौरान, कौन कौन सी फेमस हुई, कौन कौन सी आम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो पहला बात करूँ उपन्यास, ये गबन और गोदान अपने आप में दो ऐसे उपन्यास है जो कहते नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। उन उपन्यासों के अंदर है क्या, भारतीय किसान जो होता है उसके साथ कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे कैसे उसको जो बड़े बड़े हमारे डीलर्स होते हैं, साहूकार होते हैं, बिचौलिए होते हैं, लूटते हैं, परेशान करते हैं। तो उस कहानी को उन्होंने बड़े प्यार से दिखाया है। कर्म भूमि, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि। आपको दो ही याद रख लें, सारे अगर जो बच्चा याद कर पाए कर लेना, लेकिन दो सही है। कहानी की बात करूं तो शतरंज के खिलाड़ी, इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन अभी पढ़ोगे आप। पूस की रात, कफन, बड़े घर की बेटी, दो बैलों की कथा, ये मैंने अभी अभी आपको बताई थी, हीरा मोती। ये जिस भी बच्चे ने CBSE बोर्ड से 12th करी होगी उसने जरूर पढ़ी होगी, दो बैलों की कथा। भाषा की बात करूं, आपके मन में चलेगा कौन कौन सी भाषा थी भाई, हिंदी जानते थे, उर्दू जानते थे, इसके अलावा कोई नहीं। क्वालिटीज की बात करूं, इनकी जो रचना थी भाई, रचना तो हर व्यक्ति लिखता है, कोई एक ऐसी चीज होती है यूनिक जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। इनकी क्या थी, यथार्थवाद, लॉजिकल चीजें, सच्ची चीजें, सामाजिक सरोकार, सरल भाषा, चरित्र चित्रण। तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई भी सिंगल क्वेश्चन होगा जो आपके मन में आएगा कि सर प्रेमचंद के जीवन परिचय में क्या लिखूं। नाम, जन्म का स्थान, नाम, शिक्षा, व्यवसाय। जैसे तुम HR के सामने बैठते हो ना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, माई नेम इज, आई एम फ्रॉम, आई क्वालिफिकेशन। तो ऐसे ही तुम्हें प्रेमचंद जी का बस ऐसे याद कर लेना, तुम्हें इंटरव्यू देना है। ये उनके लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, उन्हें याद रखने में दिक्कत आएगी। तो प्रेमचंद जी HR के सामने बैठे और उन्हें अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, तो ऐसे मान लेना। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अब इनको कौन कौन से सम्मान मिले, क्योंकि 20 नंबर में खाली तुम्हें नाम और घर का पता बताने के तो 20 नंबर मिलेंगे नहीं। तो इन्हों कौन कौन से पुरस्कार मिले, सम्मान मिले, वो भी जानते हैं। आपको पता है, आपने देखा होगा हमारे भारत के कुछ सम्मान है, जैसे भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो पद्म भूषण इन्हें मिला कब, मरणोपरांत। इसका मतलब होता है मरने के बाद, जरूरी नहीं है जीवन जीते ही सब मिल जाए। मृत्यु कब हुई,
8 अक्टूबर 1936 वाराणसी, यानी कि अपने जहाँ पर ये रहते थे वहीं पर। प्रेमचंद के उपन्यासों की विशेषताएं क्या क्या क्वालिटीज थी, मैंने आपको पहले ही बताया। यथार्थवाद, सामाजिक सरोकार, सरल भाषा, चरित्र चित्रण। अब कोई भी बच्चा, मुझे नहीं लगता हमारी क्लास का ऐसा होगा जिसे ये ना पता हो यथार्थवाद क्या है। यथार्थवाद मतलब जो चीज़ें सच होती हैं। ऐसा नहीं अपनी कहानी में परियों की कहानी लिख दी, चुड़ैल की कहानी लिख दी, भूत की कहानी लिख दी, नहीं, जो चीज़ें आसपास घट रही हैं और भारतीय समाज में चल रही हैं उनको इन्होंने लिया। दूसरा, सामाजिक सरोकार। प्रेमचंद जी के उपन्यासों में सामाजिक सरोकार जैसे कि समाज में व्याप्त जातिवाद, छुआछूत, मतलब सोशल लाइफ जो है या सोशल जीवन जो है उसे इम्प्रूव किया जाए। लोग जो भटक रहे हैं, जो गलत चीज़ें कर रहे हैं, उन्हें रोका जाए या कम किया जाए। ठीक है, सामाजिक सरोकार, समाज के उद्यान के लिए चीज़ें लिखी। भाषा देखिए, कोई भी राइटर हो, ये तो एकदम कॉमन वाली बात है, हर राइटर अपनी भाषा को सरल, सहज और आम लोगों की बोलचाल की रखता है। अगर उसने वो टफ लैंग्वेज में लिख दी तो कोई उसके उपन्यास, नाटक, कहानी को कोई भी नहीं पढ़ेगा। तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी यहाँ पर लगाना चाहिए कि हाँ, भाषा आसानी होगी। तो प्रेमचंद जी के बारे में इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते। सेवा सदन, ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। मैंने कहा था ना पूरे कोड में यही चलेगा। अब कुछ बच्चों को डाउट भी हो सकता है कि सर और कुछ नहीं आएगा, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करके अपना डाउट खत्म कर लेंगे कि हाँ क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। चलिए, प्रेमचंद जी का उपन्यास जो है सेवा सदन, किस चीज को लेकर था, थोड़ा जानेंगे क्या मैटर है। ठीक है, सेवा सदन हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण रचना है। देखो, सभी रचना इनकी महत्वपूर्ण थी। इस उपन्यास की भाषा में अनेक विशेषताएं हैं जो इसे अन्य उपन्यासों से अलग बनाती है। मतलब इसकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, जिस भाषा में से लिखा गया है, ऐसा ये लाइन कह रही है जो इनके बाकी उपन्यास थे ना, जो और राइटरों के उपन्यास है, उनसे थोड़ा यूनिक बनाती है इसे। अब जानते हैं क्या था भाई इसमें ऐसा। सरल और सहज भाषा, जो मैंने आपको ऊपर भी बताई थी, मैंने कहा भी था ये लाइन तो तुम किसी भी राइटर में अटैच कर देना, एग्जामिनर काट नहीं सकता। दूसरा, मुहावरे और लोकोक्तियां। अब ये कुछ टूल्स होते हैं, आपने इंग्लिश में लिटरेचर जैसे देखा होगा, है ना, मुहावरे हो गए, लोकोक्ति हो गई, आंखों का तारा हो गया, 9-2-11 होना, है ना, तो ये सारे स्कूल टाइम में आपने याद भी करेंगे। प्रेमचंद जी ने अपनी भाषाओं में मुहावरे, लोकोक्तियों का सटीक और प्रभावशाली प्रयोग किया। इससे भाषा में जान आ जाती है और पढ़ने वाले को मजा आता है। ग्रामीण बोली, अब ऐसा नहीं है प्रेमचंद जी पढ़े लिखे थे, क्वींस कॉलेज से डिग्री ले ली तो भाषा पे अपनी फर्राटे दाल लिखेंगे, नहीं, भाषा ऐसी लिखते थे जो गाँव के लोग या कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी उसे पढ़ सके, समझ सके, जान सके। ठीक है भाई। उर्दू शब्दों का प्रयोग, अभी अभी आपको ऊपर बताया था, इनको 2 ही भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं की, वो बात अलग है चाहे इन्हें 25 आती हूँ, हिंदी और उर्दू। तो खाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें आराम से बता सकते हो। भावनाओं का प्रभावशाली चित्रण, देखो मैंने आपको बताया समाज में जो चीज़ें चलती हैं उसे पढ़ के हम फील करते हैं कि हाँ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। वो इमोशन से चीज़ें अटैच हो जाती हैं। तो आप ये लाइन कह सकते हो, भावनाओं का प्रभावशाली चित्रण। प्रेमचंद जी की भाषा के माध्यम से पात्रों की भावनाओं को प्रभावशील चित्रण करते हैं, पाठकों को हंसाते हैं, रुलाते हैं और गुस्सा भी दिलाते हैं, कभी खुशी कभी गम, सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी इनके उपन्यास जो आप पढ़ रहे हो। सेवा सदन, इस उपन्यास की खासियत सरल सहज भाषा, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में, ग्रामीण बोली, उर्दू शब्दों का प्रयोग, भावनाओं का प्रभावशाली चित्रण। जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं पेपर में ऐसे ही छापने आपको। ठीक, चलिए निष्कर्ष, अब कंक्लूजन या समरी के तौर पर हम क्या कह सकते हैं। सेवा सदन की भाषा सरल सहज और प्रभावशाली है, अभी अभी मैंने आपको यही बताया ऊपर। प्रेमचंद जी ने भाषा के विभिन्न तत्वों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया। ऐसे नहीं उन्हें भाषा आती है तो जो मर्जी लिख रहे हैं, स्किलफुल, कहाँ पर क्या चीज लगनी चाहिए, कहाँ पर क्या एड ऑन होना चाहिए, कहाँ पर क्या पुट ऑन होना चाहिए, सब चीजों का ध्यान रखा। इसके अतिरिक्त और क्वालिटीज की बात करें, सेवा सदन की भाषा निम्नलिखित विशेषताएं, एक तो वर्णनात्मक है, संवाद बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है, विभिन्न भाषा शैली। तो इसके अलावा सेवा सदन जो उपन्यास है इसमें और कुछ भी नहीं लिखना, ये इनफ है अपने आप में। जबरदस्ती की चीजें इन कोड्स में नहीं घुसेड़ी जाती, क्योंकि आप उपन्यास के बारे में डिटेल दे रहे हो, इसमें ये नहीं कह सकते उपन्यास में ये था वो था। तो ऐसे कोड्स जो होते हैं इसमें वर्ड लिमिट भी आपकी ज्यादा देखने को आपको नहीं मिलने वाली। चलिए, सेवा सदन आपने कंप्लीट कर लिया। अब जानते हैं पूस की रात, अपने आप में बहुत बेहतरीन कहानी, स्कूल टाइम में पढ़ी भी होगी तुम सबने, है ना। अब सबने कह रहा हूँ तो सीबीएसई बोर्ड से जिन्होंने की होगी उन्होंने पक्का पढ़ी होगी पूस की रात कहानी, किसान जिसकी भी है। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात हिंदी साहित्य की एक अमूल्य रचना है। ठीक है, यह कहानी एक गरीब किसान हल्कू
मैंने आपको पहले, ये गरीब किसान है, हल्कू उसका नाम है व्यक्ति का, उनकी पत्नी, उसकी पत्नी सुशीला के संघर्षों की पीड़ा और मार्मिक कहानी मैंने आपको शुरू में ही बताया। प्रेमचंद जी के टाइटल कोई ऐसे नहीं होते थे कि जहां मर्जी से जापान की बता रहे हैं, युगांडा की बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जहां पर रह रहे हैं, जिस देश के व्यक्ति हैं, उस देश की समस्याओं से रिलेटेड चीजों के बारे में उन्होंने लिखा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। ठीक है, अब आ जाओ कहानी का संगठन। थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं, पूरी कहानी कैसे आपको समझाता हूँ मस्त तरीके से। थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्योंकि पेपर में स्टेप लिखने पड़ते हैं। पहला, कठोर सर्दी। ये जो टाइम पीरियड है, इसको जब आप पढ़ोगे, ये इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी जब ये पूस की रात, पूस, आपने जो आपके घर में मम्मी पापा होंगे तो उनसे उनको बोलते भी होंगे पूस चल रही है, माँ चल रही है, पूस घर में घूस। तो पुराने टाइम की देखो, आज तो कैलेंडर है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये सब कहते हो, लेकिन उनके टाइम का कुछ और था। माह, पूस, फागुन, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, जिन्हें आई थिंक पंचांग कहा जाता था। तो पूस बहुत ही कड़ाके की ठंड जो होती है, जिसे हम कहते हैं बहुत कोल्ड है, वो वाली होती है। पूस की रात की कठोर सर्दी का वर्णन इस कहानी में आपको मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, सुशीला की बीमारी। जो हल्कू की वाइफ है, जो सुशीला, उसको बीमार हो जाती हो, है ना, उसको बुखार हो जाता है। कहानी बता रहा हूँ कैसे चलेगी, और वो बहुत तबीयत खराब है उसकी, उसे दवाई की जरूरत है। अब देखो कहानी। दूसरा, हल्कू का संकट। हल्कू के सामने प्रॉब्लम क्या है, हल्कू के पास भाई दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं है। जब गरीब तुम्हें ऊपर ही दिख रहा है, और आपको पता है कि जो कहानी लिखी गई है, किसान के पास कितने पैसे होते हैं कितने नहीं। महाजन का कर्ज। महाजन कौन है, जैसे आज के टाइम में लैंडलॉर्ड होते हैं, या कोई ऐसा बंदा होता है जिससे आप लोन ले लो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, जैसे आप कहते हो कितने % पे आपने लिया है, तो महाजन इसे कह सकते हैं। हल्कू महाजन से कर्ज लेने के लिए मजबूर होता है, यानी कि पैसे लेता है, भाई वाइफ को बचाना है, दवाई दिलवानी है, दवा लेने जाता है। हल्कू दवा लेने के लिए घर से निकलता है, जैसे ही निकलता है रास्ते में कठिनाइयाँ, रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तेज हवा और कड़ाके की ठंड और अंधेरा, ये सारी चीज़ उसे मिलती हैं। तो आप देखोगे भी एंड में इसके साथ जो वो बुरा हुआ था, आगे आपको पता भी लगेगी। तो आपने ये कुछ बेसिक पॉइंट देखे। सर्दी का टाइम है, उसकी वाइफ बीमार है, हल्कू के सामने प्रॉब्लम ये, पैसे नहीं है, महाजन के पास जाएगा, पैसे लेगा, और फिर इतनी ठंड में दवाई लेने जाएगा, रास्ते में उसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम होंगी। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई टॉर्च है, लाइट वगैरह है, काफ़ी गरीब ही होगा जब चीज़ें दी गई हैं। तो आ जाओ कहानी का प्रतिपाद्य। पूरी की पूरी कहानी में क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, गरीबी का प्रभाव, कि कोई व्यक्ति इतना गरीब हो सकता है कि उसकी अपनी वाइफ को दवाई दिलवाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो आप पता लगा सकते हैं कैसी इनकी स्थिति रही होगी। पूस की रात गरीबी के विनाशकारी प्रभावों को उजागर करती है। हल्कू और सुशीला की कहानी को दर्शाती है कि गरीबी कैसे लोगों के जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, आपने सुना होगा रोटी कपड़ा और मकान, हालांकि दवाई को भी ऐड करना चाहिए, उसमें जरूरी होती है, ठीक है, करती है, उन्हें अपमानजनक जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। पॉइंट नंबर 2, मानवीय करुणा। जब आप ये चीज़ें सुन रहे हो तो आप में से भी शायद काफ़ी लोगों को बुरा लग रहा होगा, दुख भी हो रहा होगा कि ऐसे ऐसे लोग थे, कोई मदद नहीं करता। कहानी में मानवीय करुणा और सहानुभूति, इम्पैथी। हल्कू अपनी पत्नी के लिए दवा लाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, भले उसके रास्ते में कोई भी चीज़ आए, पहाड़ आए, पानी आए, कोहरा आए, ओस आए, है ना। सामाजिक अन्याय क्या हो रहा है, महाजन, आपने देखा कहानी में सामाजिक अन्याय की आलोचना। हल्कू को दवा खरीदने के लिए महाजन वो व्यक्ति होता है जिससे कर्ज लेना पड़ता है, जिससे वह और अधिक गरीब हो जाता है। भाग्यवाद, कहानी में भाग्यवाद के दर्शन को भी देखा जाता है। हल्कू अपनी पत्नी को बचाने के लिए समय का प्रयास करता है, लेकिन नियति के सामने उसे झुकना पड़ता है। आपको बताऊंगा उनकी वाइफ नहीं बच पाती, यही यहाँ पर लाइन है, लेकिन आपको मैंने पहले बता दिया पेपर में ये सब नहीं लिखना। इस लाइन का मतलब ये, लेकिन उसे नियति के आगे झुकना पड़ा, तो ये लाइन यहाँ पर छिपी हुई है, उसके सारे प्रयास उसके लिए बेकार जाते हैं। चलिए, पूस की रात आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाई होगी। शतरंज के खिलाड़ी, ये भी प्रेमचंद जी का अपने आप में जाना माना एक वो है, ठीक। प्रेमचंद की कहानी, ये कहानी है प्रेमचंद जी की कहानी। शतरंज के खिलाड़ी के दो मुख्य पात्र हैं, मेन कैरेक्टर, एक तो मिर्जा साजिद अली, कौन से, मिर्जा साजिद अली, और उनके प्रतिद्वंदी मियां रोशन। प्रतिद्वंदी होता है अपोनेंट, जैसे आप देखते हो ना आप देखते हो ना जैसे राजा वर्सेस राजकुमार या राजा वर्सेस, तो ये चीजें देखते हो, दो अपोनेंट जब होते हैं ये चीज आप देखते हो, तो इर्द गिर्द घूमते। कहानी का परिवेश 1857 के विद्रोह के अवध राज्य का
है जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। पतन मतलब चीजें लगभग खत्म हो रही थी या खत्म होने की कगार पर जा रही थी, उसे कहते हैं पतन वाली सिचुएशन। कहानी में निम्नलिखित परिवेश बताए गए हैं, जैसे सामाजिक राजनीतिक परिवेश, मैंने आपको पहले ही कर दिया क्लियर। मुगल साम्राज्य का पतन मतलब भाई आपको पता है अंग्रेजों का रास्ता, धीरे धीरे जो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा था सही है, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा था उन्हें दबाया जा रहा था, उन पर अंजाम लगाए जा रहे थे, आप अपना रूल जो है सही से नहीं चला रहे हो, आपके सिस्टम में कोई कमी है, अपने साथ जबरदस्ती एड ऑन कर रहे थे सभी को, तो पतन हो रहा था। तो आपने विद्रोह में पढ़ा भी होगा। अवध का राजनीतिक परिदृश्य, कहानी अवध के नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में गठित हुई। नवाब विलासी और अकर्मठ थे, जिसके कारण राज्य कमजोर हो गया। विलासी वो व्यक्ति होता है जिसे अपने ऐशो आराम से मतलब होता है, खाना पीना लेटना सोना अय्याशियां करना, कोई मतलब नहीं है, जनता मर रही है, गाँव में पानी नहीं है, कोई भूखा सो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, उसे कोई मैटर नहीं है, उसको अपने से मैटर है बस, वो होता है विलासितापूर्ण जीवन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव आप सभी को पता है, सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी छोटा सा व्यापार करने के लिए और पूरा लूट के ले गई। चलिए सामाजिक परिवेश की बात करें, जागीरदार का पतन, ये पूरा का पूरा आप वो पढ़ रहे हो, शतरंज का खिलाड़ी प्रेमचंद जी की जो कहानी है उसके बारे में बता रहा हूँ। इसका सामाजिक परिवेश क्या है, आर्थिक परिवेश क्या है, भौगोलिक परिवेश क्या है। जागीरदार, मिर्जा साजिद अली और मिर्जा रोशन अली दोनों ही जागीरदार थे। 1857 के विद्रोह के बाद जागीरदारों का वर्ग धीरे धीरे अपना महत्व खोता रहा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, या तो अंग्रेजों का कहना था हमारे साथ शामिल हो, अगर जो नहीं हो रहा था उस पर जोर जबरदस्ती का जा रहे थे, यूं कहते भाई तुम्हारे बस की नहीं है शासन चलाना, हमारे साथ ऐड हो जाओ, ठीक है। चलो धार्मिक रूढ़िवादी, कहानी में मुस्लिम समुदाय की रूढ़िवादी सोच और परंपराओं का चित्रण भी किया गया है। शतरंज के खिलाड़ी में गरीबी और अभाव, कहानी में आम लोगों की गरीबी और अभाव का भी चित्रण किया गया है। जैसे मैंने ऊपर ही बताया, दोनों के दोनों जो शतरंज के खिलाड़ी टाइटल है, आम जनता से कोई मतलब नहीं, विलासितापूर्ण जीवन आपको बताया, खाओ पियो ऐश करो लेटो, अपने से मर्जी रखो बस, ठीक है। आ जाओ भौगोलिक, अवध का ग्रामीण क्षेत्र, मौसम का चित्रण, कहानी में बारिश सर्दी गर्मी जैसे मौसमों का चित्रण है। कहानी अवध के ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड है, पूरी की पूरी शतरंज का खिलाड़ी जो आपने देखा, ठीक है। और परिवेश की विशेषताएं क्या है, इसके पात्रों का चरित्र दोनों के दोनों नवाब है, आपने देखे, ठीक है। कहानी का संघर्ष और कहानी का यथार्थवाद, यथार्थवाद मतलब होती है रियलिटी। परिवेशन विशेषताएं कहानी को यथार्थवादी बताती है कि जो 1857 या जो अंग्रेजों के टाइम की जो चीजें थी, उस टाइम कैसे कैसे विद्रोह हो रहे थे, लोग गुस्सा थे, और आज आपने पढ़ा भी होगा, सर ने पढ़ा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है हिंदी का कोड है, आप थोड़ा चीजें कनेक्ट करे करो एक दूसरे से, सारे सब्जेक्टों की कोई ना कोई चीज एक दूसरे से कनेक्ट जरूर होती है। और इसी के साथ कहानी को एंड करेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, ईदगाह, ये भी आपकी स्कूल टाइम की कहानी है, हामिद का चिमटा आपने पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा क्या कहानी है, किसके बारे में। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा हमारे भारत की धरती पे जिसको हामिद के बारे में ना पता हो और वो CBSE बोर्ड से पढ़ा हो। चलिए तो जानते हैं क्या कहानी है, पहले अपनी भाषा में समझाता हूँ क्या मैटर है। ईदगाह एक जगह होती है जहाँ आपने देखा होगा मोमडन्स नमाज वगैरह पढ़ने के लिए मॉस्क्यू जाते हैं, और अपनी जो ईदगाह होता है ईद सेलिब्रेशन करने के बाद, ईदगाह इज़ अ प्लेस, ये एक जगह होती है जहाँ पर वो एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, नमाज वगैरह की अदायगी करते हैं, और उसके बाद वहाँ पर झूले वगैरह लगे रहते हैं, खाने पीने की चीज़ें लगी रहती हैं। तो पूरा का पूरा दृश्य ईदगाह की कहानी क्यों है। हामिद एक बच्चा है जो 9 या 10 साल का है, आपको उम्र मिल जाएगी। मैटर यह है इसकी, ये जो बहुत ही गरीब है, हामिद के कोई मम्मी पापा नहीं है, इसकी दादी है, उसका नाम होता है अमीना, ठीक है। अमीना, वो उसका काम क्या होता है, लोगों के घर में जाके बर्तन झाड़ू पोछा करना। तो ईदगाह वाले दिन आपको पता है छोटे बच्चों में तो होती है एक्साइटमेंट कि भाई ये मैं जाऊंगा मेले में, ये लाऊंगा वो लाऊंगा, तो जैसे तैसे करके इसकी दादी से कुछ पैसे देती है कि ले बेटा तू जा रहा है तो कुछ खा पी लियो। तो पूरी कहानी में ये अपने दोस्तों के साथ जाता है घर से ईदगाह तक, बातें करते मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा, मैं वो लूंगा। तो थोड़ा सा आपको इसमें समझाते हैं क्या था। कहानी में हामिद एक 10 वर्ष का बालक है, मैंने पहले कह दिया। जीवन में उसकी ईदगाह यात्रा मतलब जो रास्ते में जब वो गए चले के माध्यमों से प्रेमचंद ने बच्चों की जिज्ञासा और मासूमियत और निर्दोषता और कल्पनाशीलता जैसे मनोवैज्ञानिक पहलुओं को उजागर किया है। मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजी के नजरिए से प्रेमचंद जी ने इन चीजों को देखा है, निहारा है। बाल मनोविज्ञान, जिज्ञासा, किसी चीज को पाने की आशा, ठीक है। ईदगाह के प्रति उत्सुकता, मैंने आपको बताया जैसे हम भी होली दिवाली है कोई भी चीज होती है, छोटे बच्चे कपड़ों के लिए जिद करने लगते हैं, स्वीट्स के लिए, होली आ जाए पिचकारी के लिए, दिवाली आ जाए बम के लिए, ठीक है। हामिद ईदगाह के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक होता है, भाई होगा भी, वह कल्पना करता है ईदगाह में क्या क्या होगा और वहां से क्या क्या उसे मिलेगा। आ जाइए
खिलौनों के प्रति मोह, हर बच्चे को खिलौने पसंद होते हैं। अक्सर आपने देखा भी होगा मेले वगैरह में जब आप जाते हो तो कुछ छोटे बच्चे होते हैं अपने मम्मी पापा से जिद करते हैं, बाजार में ही लेट जाते हैं मुझे ये चाहिए। तो खिलौनों के प्रति मोह हो, ठीक है। मासूमियत तो अम्मी की बात मानना, हामिद अपनी अम्मी की बात मानता है और उनके लिए ईद का सेवैयां खरीदने जाता है, ठीक है। दुकानदार को पैसे लौटाना, हामिद दुकानदार को पैसे वापस कर देता है भले ही वह सेवैयां नहीं खरीद पाता, ठीक। चलिए संवेदनशीलता की बात करूं, हामिद एक गरीब बच्चे, हामिद जो है उसको क्या समझा जाता है, हामिद यहाँ पर जो है हामिद एक गरीब बच्चे को भिखारी समझकर उसे पैसे दे देता है। मतलब कोई बच्चा होता है गरीब होता है तो हामिद नाम का जो लड़का है जो पूरी कहानी का आपका मुख्य पात्र है उसे गरीब समझकर पैसे दे देता है, ठीक है। अब आइए बकरी के प्रति लगाव, हामिद बकरी से बहुत प्यार करता है और उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करता है। आपको पता भी होगी 2 तरह की ईद होती है इनकी, मीठी ईद और एक नॉर्मल। तो इसमें बकरी आई थिंक जानवर वगैरह को भी काटा जाता है। तो बच्चे तो ऐसे होते हैं उन्हें लगाव हो जाता है, कोई भी चीज़ साथ रहती है। आत्मविश्वास और साहस, अकेले ईदगाह जाना, हामिद अपनी अम्मी की मनाही के बावजूद अकेले ईदगाह जाता है, ठीक है। भीड़ में रास्ता बनाना, हामिद ईदगाह की भीड़ का सामना करता है और बकरे को साथ लेकर आगे बढ़ता है। तो एक छोटे से बच्चे की पूरी कहानी आपने देखी, क्या है मैटर, क्या आपको करना है, क्या लिखना है, तो पूरे के पूरे स्टेप्स आपने सिंगल चीज में पूरे के पूरे जाने। इसके अलावा कोई भी इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको नया देखने के लिए मिले, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ 99% 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस सिंगल क्लास में से मिलने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।